फाइनेंशियल ईयर 21 में न्यू टैक्स रेजिम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 24 के यूनियन बजट में इसे रिवाइव किया गया। इस रिवाइवल में टैक्स स्लैब्स रिवाइज किए गए। सेक्शन 87A में रिबेट को 7 लाख की इनकम तक बढ़ाया गया। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के बेनिफिट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इनके अलावा न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट ऑप्शन बन गया। अब अगर न्यू रेजिम में आपकी एनुअल इनकम 7.5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, 7.5 लाख से 7.78 लाख रुपीस तक की इनकम पर भी मार्जिनल रिलीफ है। मतलब इस इनकम रेंज के लिए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स 7.5 लाख रुपीस से ज्यादा की ही इनकम पर लगेगा। इन चेंजेस ने हम में से कई लोगों को न्यू रेजिम को ऑप्ट करने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन यहाँ एक कॉम्प्रोमाइज भी था, यानी ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में मिलने वाले लगभग सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को छोड़ देना होगा। ऑफ कोर्स इससे चीजें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई और हमें डॉक्यूमेंटेशन से छुटकारा पाने में मदद मिली। इसने हमें ये डिसाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी कि हम अपना पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं। लेकिन मन अभी भी थोड़ा बहुत टैक्स बचाने की कोशिश करता है ना? और हो भी क्यों ना, ये हमारी हार्ड अर्न मनी है। इसलिए न्यू रेजिम को ऑप्ट करने वाले हम में से कई लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स सेव करना पॉसिबल है? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम के लिए ऑप्ट किया है तो आप किस तरह टैक्स बचा सकते हैं। ऑनेस्टली इसके लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। ओल्ड टैक्स रेजिम के कंपैरिजन में एवेन्यूज बहुत कम है। फिर भी इनके बारे में जानना अच्छा है ताकि पॉसिबिलिटी होने पर आप इन्हें यूज कर सकें। तो आइए न्यू रेजिम में टैक्स सेविंग ऑप्शंस के साथ स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी वर्दी ऑप्शन मिस ना करें जो आपको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सेव करने में हेल्प कर सकता है। ज्यादातर एम्प्लॉयज का पीएफ डिडक्ट होता है। इनमें एम्प्लॉयज अपनी बेसिक सैलरी का 12% और एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है तो 20,000 का 12% यानी 2,400 का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करते हैं और इतना ही एम्प्लॉयर भी करता है। न्यू एंड ओल्ड दोनों टैक्स रेजिम्स में एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में इसकी लिमिट 7.5 लाख तक है। दूसरे शब्दों में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपके सीटीसी का पार्ट होता है, ये आपके टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं है। चाहे रेजिम ओल्ड हो या न्यू, ये एस्पेक्ट सेम ही है। लेकिन ध्यान रखें कि एम्प्लॉय का 12% कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल इनकम का पार्ट है। ये ओल्ड टैक्स रेजिम में अंडर सेक्शन 80C टैक्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन न्यू रेजिम में ऐसा नहीं है। इसी तरह किसी एम्प्लॉयर का सेक्शन 80CCD2 में बेसिक सैलरी के 10% तक एनपीएस कंट्रीब्यूशन न्यू एंड ओल्ड दोनों रेजिम्स में टैक्स से एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में इसकी अपर लिमिट 7.5 लाख है। तो अगर बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है तो हर महीने 2,000 पर मंथ या एक साल में 24,000 रुपीज। आप अपने एचआर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सेक्शन 80CCD2 के तहत एम्प्लॉयर के एनपीएस कंट्रीब्यूशन में ऑप्ट करने के लिए कह सकते हैं। हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर फाइनेंशियल ईयर के एंड में इसे अलाउ नहीं करे, तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब अगले टैक्स सेविंग एवेन्यू पर बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B में रेंटेड आउट प्रॉपर्टी के होम लोन पर दिया गया इंटरेस्ट डिडक्टेबल है। ये फीचर ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम्स दोनों में अवेलेबल है। तो ये डिडक्शन इफेक्टिवली नेट रेंटल इनकम को रिड्यूस कर देती है। इससे टैक्स आउटगो भी कम हो जाता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। आप जो होम लोन ईएमआई पे करते हैं जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ओल्ड टैक्स रेजिम के सेक्शन 80C में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक प्रिंसिपल रीपेमेंट टैक्स डिडक्टेबल है। अब ये डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल नहीं है। सेकंड कंपोनेंट यानी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के एंड यूज के हिसाब से टैक्स डिडक्टेबल है। तो सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आपको इसका पोजेशन मिल गया है तो आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख तक पेड इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रेजिम में पॉसिबल है, न्यू में नहीं। अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप न्यू रेजिम में किसी तरह का टैक्स डिडक्शन अवेल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की।
अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है और उसे रेंट पर दिया है तो आप ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम्स दोनों में पेड इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जिसने लोन पर घर खरीदा है तो आप ओल्ड एंड न्यू रेजिम्स दोनों में इंटरेस्ट डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। पे किए गए इंटरेस्ट को रेंटल इनकम में एडजस्ट किया जाएगा। इससे आपकी नेट रेंटल इनकम कम हो जाएगी जिस पर आपको टैक्स देना होगा। इंटरेस्ट के अलावा आप प्रॉपर्टी के नेट एनुअल वैल्यू पर 30% तक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे आपने लोन से परचेज किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इस लोन का इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट 2 लाख है। आपने इस प्रॉपर्टी को 25,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट पर दिया है। इस प्रॉपर्टी से आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम 3 लाख है। म्युनिसिपल टैक्सेस को घटाने के बाद हमें नेट एनुअल वैल्यू मिलती है। हमने एज्यूम किया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए टैक्स 10,000 होगा। नेट एसेट वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एसेट वैल्यू से डिडक्ट किया जाता है। इसके बाद होम लोन पर इंटरेस्ट में कटौती की जाती है। इससे हमारे पास सिर्फ 3,000 रुपए बचते हैं। तो सिर्फ 3,000 टैक्स के दायरे में है। अब इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को एडजस्ट करने के बाद अगर कोई लॉस होता है तो आप न्यू टैक्स रेजिम में इस लॉस को अदर इनकम्स में से एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। असल में आपको रेंटल प्रॉपर्टी पर नेट लॉस के लिए कॉम्पेंसेट नहीं किया जाता। लेकिन अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है तो क्या होगा, यानी ना तो रेंटेड है और ना ही ऑक्यूपाइड है। आप 2 हाउसेस तक नील एनुअल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। इस तरह अगर आप एक घर में रहते हैं और दूसरा वेकेंट पड़ा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2 घर से ज्यादा घर है और एडिशनल हाउस वेकेंट पड़ा है तो आपको उस हाउस से डीम्ड रेंटल इनकम को अपने टैक्स कैलकुलेशन में इंक्लूड करना होगा। आपको टैक्सेशन पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टी को रेंटेड आउट कंसिडर करना होगा, चाहे आपने एक्चुअल में उसे रेंट पर ना दिया हो। सिमिलर प्रॉपर्टी से रेंट इनकम के बेसिस पर आपको रेंटल इनकम को कैलकुलेट करना होगा और उस पर टैक्स देना होगा। ये सब कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट दैट्स हाउ इट इज। अगर जरूरी हो तो आप ये कैलकुलेशंस करते समय किसी क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। आइए अब न्यू रेजिम में अवेलेबल नेक्स्ट टाइप के टैक्स बेनिफिट पर बात करते हैं। चांसेस हैं कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो, तो इस पॉइंट को मिस ना करें। ज्यादातर कंपनीज सीटीसी में कई तरह के रीइंबर्समेंट्स ऑफर करती हैं और एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड बिल्स एंड प्रूफ्स प्रोड्यूस करके इन्हें क्लेम कर सकता है। इनमें फ्यूल एंड ट्रैवल, ड्राइवर की सैलरी, फोन और इंटरनेट, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स एटसेट्रा के लिए रीइंबर्समेंट्स इंक्लूडेड होती हैं। आप इन रीइंबर्समेंट्स के लिए ऑप्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम दोनों में इन पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको बिल्स और प्रूफ्स देने होंगे। रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं होने पर आपका एम्प्लॉयर इन पर टैक्स डिडक्ट कर लेगा। याद रखें, ये रीइंबर्समेंट्स आपके सीटीसी या सैलरी से बाहर नहीं दिए जाते। आपकी सैलरी को ऐसी रीइंबर्समेंट्स इंक्लूड करने के लिए स्ट्रक्चर किया जाता है। अगर आप रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं देते तो आपको सैलरी के उस पार्ट पर टैक्स देना होगा। अब ये आइटम्स न्यू रेजिम में टैक्स फ्री हैं, क्योंकि इन्हें रीइंबर्समेंट्स के तौर पर कॉन्फ़िगर किया गया है, ना कि डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस के तौर पर। ये एक्सपेंसेस वो हैं जिन्हें आपने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एम्प्लॉयर के लिए किया है और आपका एम्प्लॉयर उनके लिए आपको रीइंबर्स करता है। आप अपने एचआर और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से इन रीइंबर्समेंट्स पर बात कर सकते हैं, या आप अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर को देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स होंगी। आइए अब न्यू रेजिम में कुछ और टैक्स सेविंग एवेन्यूज पर नजर डालते हैं। तो हमने न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल मेन टैक्स बेनिफिट्स पर बात की है। कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन थोड़े स्पेशलाइज्ड हैं और इन पर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। हमने आपके लिए ऐसे ऑप्शंस की लिस्ट बनाई है। अगर इसमें से कुछ आपके केस में एप्लीकेबल है तो अपनी रिसर्च जरूर करें और जरूरी हो तो टैक्स एडवाइजर से बात करें। फैमिली पेंशन पर 33.33% और 15,000 तक जो भी कम हो उस पर डिडक्शन। फैमिली पेंशन वो पेंशन है जो पेंशनर की डेथ के बाद फैमिली मेंबर को मिलती है। ₹50,000 तक की गिफ्ट्स। अंडर सेक्शन 1010 20 लाख तक की ग्रेचुइटी। अंडर सेक्शन 1010C वॉलंटरी रिटायरमेंट के मामले में 5 लाख तक का अमाउंट। अंडर सेक्शन 1010AA 25 लाख तक का लीव इनकैशमेंट अमाउंट।
ये जॉब छोड़ने के समय एप्लीकेबल होता है, ना कि सेम कंपनी में रहते हुए। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए टूर, ट्रैवल और कन्वेंस अलाउंस, और द स्पेशली एबल्ड के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर प्लेस ऑफ वर्क सामान्य से अलग है तो डेली अलाउंस। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए सर्टेन नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स जैसे कंपनी प्रोवाइडेड लैपटॉप, मेडिकल फैसिलिटीज, इंटरेस्ट फ्री सैलरी लोन एटसेट्रा। तो इस तरह आप न्यू रेजिम में टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा भी है जब न्यू टैक्स रेजिम एक्चुअली आपके लिए खराब हो सकता है। आइए इसे देखते हैं। टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट शायद न्यू टैक्स रेजिम को पुश करेगी। किसी टैक्स पेयर के लिए न्यू रेजिम ज्यादा कन्वीनियंट भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैवेट के साथ। न्यू रेजिम में सेव और इन्वेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर पर है। गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स सेविंग के लिए पुश नहीं है। इसलिए ये उन लोगों को बेटर सूट करता है जो अपने इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस को खुद मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए सेव और इन्वेस्ट करने के लिए एक्सटर्नल पुश जरूरी है, तो न्यू रेजिम के लालच में ना आए। कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद ओल्ड रेजिम अभी भी आपके लिए बेटर है, सो चूज वाइजली। विद दिस इट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू डिड तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.